नमस्कार, साधना न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों में टिकट को लेकर गहमागहमी अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच साधना न्यूज हरियाणा का खास कार्यक्रम किसको मिलेगी टिकट में हम आज बताएंगे कि गन्नौर हलके से किसको टिकट मिलेगा, किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम किसको मिलेगी टिकट में। हम अपनी इस खास पेशकश में आज चर्चा करेंगे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार हैं, कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संवादक आनंद हुड्डा जी हमारे साथ हैं और हमारे इनपुट एडिटर हरिराम शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इनसे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं गन्नौर हलके के राजनीतिक मिजाज को। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दलों के दावेदार चुनाव मैदान में जाने की मुहिम में लगे हुए हैं। सभी पार्टियां अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। सभी दलों में टिकट को लेकर घमासान है। सभी पार्टियों के दावेदार कतार में हैं। इसी को लेकर नेताओं के यहां भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इनेलो ने लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जबकि बीजेपी ने 43 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं गन्नौर विधानसभा सीट की। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 1,53,510 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 84,269, जबकि महिला मतदाता करीब 69,241 हैं। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत आंकड़ों की बात किया जाए तो गन्नौर हल्का जाट बाहुल क्षेत्र है। यहाँ जाट समुदाय के करीब 45,400 मतदाता, जबकि करीब 17,300 ब्राह्मण, 11,700 रविदास, 7,800 झीवर, 7,500 वाल्मीकि, 6,800 त्यागी और करीब 4,000 मुस्लिम, 3,700 पंजाबी, 3,600 धानक, 3,100 महाजन और 2,000 राजपूत हैं। जाट बहुल क्षेत्र होने के चलते यहाँ जाट मतदाता ही चुनाव की दशा और दिशा तय करते हैं। अब तक हुए विधानसभा चुनाव में 9 बार जाट समुदाय के प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे हैं। दलों के नजरिए से अगर देखा जाए तो 5 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, 1 बार बीएचपी, लोकदल, हबीपा और जनता पार्टी का विधायक चुना गया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के कुलदीप शर्मा ने जीत दर्ज की थी। कुलदीप शर्मा ने इनेलो के कृष्ण गोपाल त्यागी को 10,036 मतों से पराजित किया। हजका यहाँ तीसरे नंबर पर थी, उसे 10.43% मत मिले, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस क्षेत्र से 34.45% मत हासिल किए थे। कांग्रेस को 30.71 और इनेलो को मात्र 26.91% मत हासिल हुए। इस बार गन्नौर से चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं और मुकाबला काफी कड़ा और रोचक होने के आसार दिख रहे हैं। बस देखना ये होगा कि किस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा। पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज हरियाणा। तो देखना होगा किस पार्टी का कौन उम्मीदवार होता है। जाति फैक्टर एक बड़ा फैक्टर यहां पर है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि जात कितना इफेक्ट करती है। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संवादक आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे इनपुट एडिटर राम जी हमारे साथ हैं और पवन राठी गन्नौर से हमारे संवाददाता हैं। इन सब लोगों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आनंद शर्मा जी के पास, हुड्डा जी के पास। हुड्डा जी, जिस तरीके से अब जात की बात करते हैं, जाट बाहुल क्षेत्र है, ये जाट फैक्टर कितना वहां पर इफेक्ट डालेगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल जाट फैक्टर इसमें डालता रहा है। आप देखिए, हरियाणा बनने के बाद लगभग 11-12 चुनाव हुए हैं, उनमें 9 बार अकेले जाट ही यहाँ पर विधायक बने हैं यहाँ से। ये कारण इसलिए भी है कि ये नहीं कि जाट के सिंगल लार्जेस्ट तो है, 45-40 हजार वोट है, 1% बढ़ा रहा है, लेकिन टोटल 1.5 लाख 1,53,000 के लगभग टोटल वोट है फिलहाल। तो उसकी एवरेज में मतलब 45,000 है, लेकिन जाट यहाँ जहां जाट होता है तो वो अच्छा किसान है, जमींदार है, उनका गांव में प्रभाव रहता है। तो ये कारण है कि राजनीति में ही ज्यादा सक्रियता जो है वो जाट की रही है।
और ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। आप प्रताप सिंह त्यागी 1972 में आजाद उम्मीदवार लड़े तो वो बाकी सारे प्रत्याशियों को जो है ना उन्होंने वो दे दी, चित कर दिया सबको और वो चुनाव जीते, वो आजाद उम्मीदवार थे। तो ऐसा भी नहीं, ये हल्के का रुख जो है ना अजीब ही रहा है, मतलब वो जैसे क्षेत्र रहे हैं उन क्षेत्रों से अलग रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जातीय समीकरण तो जो जाटलैंड के एरिया है ठीक दूसरे हल्कों की तरह यहाँ भी है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये भी, तो बाकी लेकिन जातियां भी बहुत हैं लगभग इस क्षेत्र में भी, जैसे पूरे प्रदेश में होता है, सभी जाति के लोग यहाँ हैं और वो चाहे वो पिछड़ी जाति के हैं, चाहे वो आप ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बाकी सभी हैं। और इस क्षेत्र में एक खास बात है, इसमें लगभग 17-18 हजार जो है ब्राह्मण और त्यागी, ये त्यागी किसान कम्युनिटी है, हालांकि ब्राह्मण में काउंट करते हैं, लेकिन ये ऐसे ब्राह्मण है जो किसान कम्युनिटी है। तो ये भी आप बहुतायत में यहाँ कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखेंगे। अच्छा, ये क्षेत्र, इसके बारे में एक और बता दें, ये पहले इस क्षेत्र का नाम कैलाना बोलते थे, कैलाना हल्के के नाम से था। ये कैलाना एक गांव है, उसके नाम से ये क्षेत्र का नाम था। अब ये क्षेत्र 2009 में जब प्री-सेमन नया हुआ, उससे पहले 2008 में, तो 2009 में पहली बार इस क्षेत्र का नाम जो है गन्नौर नाम से पड़ा। तो ये ठीक इसका स्वरूप वही है, कुछ गांव इधर से उधर तो जरूर हुए, लेकिन ज्यादा स्वरूप नहीं बदला, वही रहा है। जी हरिराम जी, जिस तरीके से नंबर 1 पर जाट समुदाय है, दूसरे स्थान पर ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण जो वोटर है उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है, लगभग 17,500 वहां पर वोटर है ब्राह्मण और जाट। ये कितना दूसरे स्थान पर कितना इफेक्ट डाल रहा है इस इलाके पर? देखिए, तकरीबन अगर देखा जाए यहाँ पर वोटिंग का, तो यहाँ एक माहौल सा बनता है जाट वर्सेस गैर जाट का, राजनीति का। तो जब भी गैर जाट की कोई मुहिम चलती है तो आपने देखा कि जैसे हुड्डा जी ने बताया, तो 1972 में त्यागी साहब ने चुनाव जीता, और पिछली बार 2009 आजाद उम्मीदवार की तरफ से उन्होंने एक नुमाइंदगी की गैर जाट उम्मीदवारों की। फिर इसके बाद 2009 में कुलदीप शर्मा चुनाव जीते। लेकिन अगर वोट देखा जाए जाट कम्युनिटी का और ब्राह्मण कम्युनिटी का, तो बहुत बड़ा अंतर है। तकरीबन 45,000 जाट कम्युनिटी है और 17,000 के 18,000 के आसपास ब्राह्मण कम्युनिटी है। तो अंतर बहुत है, लेकिन ऐसा तभी हुआ, इसका मतलब ये साफ नजर आ रहा है कि जब जाट वर्सेस गैर जाट का यहाँ पर प्रभाव दिखा, तब इस तरह की वोटिंग हुई है। तो इसमें हरिराम जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी बात पे इत्तेफाक नहीं रखता। एक्चुअली वहां जाट और गैर जाट की बात भी नहीं है, वहां बात है पार्टी की, कि पार्टी के जो कुलदीप शर्मा जीते, इससे पहले वहां रमेश कौशिक में विधायक रहे 1994 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर, जब वो एक मुंह था और बंसीलाल के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ में एक मुंह था और बदलाव का एक दौर था। उसमें बंसीलाल को लोगों ने वोट दिया, उसमें जाट ने भी दिया और गैर जाट ने भी दिया। हरिराम जी की बात इतनी तो हो सकती है कि जब गैर जाट ने जब भी इलेक्शन लड़ा वहां पर, तो वो मजबूती से इसलिए पेश हुआ, हो सकता है उसे गैर जाट ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन जाट भी ज्यादातर जीते और अच्छे बहुमत से जीते। और यहाँ एक खास बात हो रही, अगर 2000 को छोड़ दें हम, नहीं तो इस क्षेत्र में भी जैसे पूरे प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर ऐसा हुआ है, जब भी पूरे देश में बदलाव आया, प्रदेश में बदलाव आया, सत्ता बदली, तभी भी ये गन्नौर क्षेत्र में भी बदलाव आया। आप ये देखिए कि 67-68 में जो है, 1967 का युग, चलो उस टाइम तो कांग्रेस का था, बिल्कुल। कांग्रेस के बाद में हरियाणा बना था, कांग्रेस की इलेक्शन हुआ तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी पहली बार। तो पंडित भगत दाल बने थे चीफ मिनिस्टर, दोबारा जब 1967 के बाद मेजोरिटी आ गई तब भी पंडित जी बने थे, लेकिन उन्हें सरकार टूट गई थी। तो राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। तो राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी और वो विशाल हरियाणा पार्टी से वो विधायक चले गए 1968 में। तो 68 के बाद आप 72 का चुनाव देखिए, वो ऐसा दौर था जिसमें कांग्रेस भी अपनी बहुत बड़ी पोजीशन पे एक साख जो ना कहीं गिर रही थी, नेतृत्व विहीन सा था, पंडित जी से इंदिरा जी नाराज थी, इंदिरा जी का दौर आ गया था, तो ऐसा दौर सा था। तो उसमें
बंसीलाल जैसे एक बिल्कुल नए आदमी को वहां शीर्ष लीडरशिप ने उनको बड़े बड़े नेताओं को छोड़ के बंसीलाल को बना दिया, क्योंकि बड़े नेता सब आपस में लड़ने लगे थे। राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी श्रीचंद, पंडित भगवत दयाल, ये सब आपस में इनकी गड़बड़ होगी पूरी, इसलिए राव वीरेंद्र सिंह की सरकार टूट गई थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देखेंगे कि समय समय पर जब बदलाव आया तो यहां भी बदलाव, 77 में बदलाव आया तो यहां भी 77 में जनता पार्टी का एमएलए बना, 1987 में बदलाव आया तो यहां भी 1987 में वेद सिंह मलिक यहां लोकदल के एमएलए बने। तो 2000 में आप देखेंगे लगातार जब देख रहे हैं तो 2000 रमेश कौशिक बने 1996 में, क्योंकि बंसीलाल के नेतृत्व में बदलाव आया था। लेकिन 2000 में अटल बिहारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए थे और उनकी लीडरशिप में पूरे देश में चुनाव हुआ था। और उसके बाद हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि बंसीलाल की सरकार टूट गई थी। लीडरशिप में पूरे देश में एक बदलाव था, लेकिन इस क्षेत्र ने 2000 में जितेंद्र मलिक को कांग्रेस में जिताया। बिल्कुल। हुड्डा सर, हमारे साथ पवन राठी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता गन्नौर से हैं। पवन, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव के बाद कुछ मिजाज बदला है, वहां पर बीजेपी को वहां पर वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, अभी वहां पर जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके का रुख दिख रहा है वहां पर? यहाँ पे जाट समुदाय का होते हुए ये दिख रहा कि जब भी कोई कैंडिडेट जीता है तो जाटों का अहम रहा है यहाँ पे। और जब यहाँ से कुलदीप शर्मा ने चुनाव लड़ा था पिछले विधानसभा चुनाव में, उस समय लोगों का रुख था, हरियाणा के मुख्यमंत्री जाट नेता थे, जाट नेता को देखते हुए जाटों ने जो अपना सहयोग दिया था, सहयोग से कुलदीप शर्मा यहाँ से जीत पाए थे, उनका जाटों का अहम योगदान रहा था यहाँ पे। बाकी जो कैंडिडेट है, अब कुछ युवाओं का जो महत्व रहा लोकसभा चुनाव के बाद में, अच्छी युवा देखते हैं कि किस नेता की छवि साफ है, नेता की छवि को देख के भी वोट डालते हैं। युवा जाट भी हुआ, उसमें ब्राह्मण भी हुआ, अब छवि पे भी बात गई है, किस नेता का जो चरित्र कैसा है उसको भी देखते हैं, नेता की हर एक रूप को देखकर वोट डालने का अब युवा सोच रहे हैं कि किस नेता को वोट देंगे। अपनी बार जाति समीकरण कम होते हुए आपकी बार नेता की छवि पर बात है, कौन नेता सुदृढ़ छवि का। तो नेताओं के सभी पर इस बार नेताओं के सभी पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। हुड्डा सर, जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों की बात करें तो 2009 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस और इनेलो में आपस में टक्कर हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली हैं, बीजेपी का वोट बैंक कुछ बढ़ा वहां पर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर लोकसभा आप ये देखेंगे कि आप एकदम से एक बदलाव देखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी यहां बिल्कुल भी कोई किसी तरह की कोई पोजीशन नहीं रही। जब भी चुनाव हुए असेंबली के तो भारतीय जनता पार्टी का यहां कोई वजूद सा नजर नहीं आता था। भले ही किसी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भले ही दे दिया गया हो, लेकिन यह बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र था और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं रहा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब तक इस पार्लियामेंट चुनाव से पहले तक अगर हम इसका आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा शहरों तक सीमित थी। और ये डॉक्टर मंगल सेन के नेतृत्व में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इतना वजूद शहरों में जरूर था कि जब भी कांग्रेस का बदलाव आया तो डॉक्टर मंगल सेन के नेतृत्व में जो गठबंधन हुए वो आमतौर पर जब भी सरकार बनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में थी नहीं, लेकिन ग्रामीण अंचल में नहीं थी। तो ये इसलिए उनका जब गठजोड़ हमेशा होता रहा आईएलडी के साथ या एचपीपी के साथ एक बार हुआ तो सरकार बनाने में सक्षम रही। तो पर्टिकुलर गन्नौर की हम बात करें तो गन्नौर में भी ऐसी स्थिति थी जैसे देहात में भारतीय जनता पार्टी गन्नौर में भी नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे अभी पार्लियामेंट के चुनाव में गन्नौर में भारतीय जनता पार्टी जीती आप पार्लियामेंट चुनाव में और अच्छा मतलब वोट लिया। आप ये देखेंगे कि जो इस क्षेत्र से 34% जो है ना बीजेपी ने मत हासिल किए, जबकि पहले ये समझ लो 0 से 34 किए और कांग्रेस फिसलकर जो ना 30 पर रह गई थी और इनलो जो है वो इससे भी नीचे रही 26%, 27% पर। तो आप देखेंगे एक नए समीकरण जो है बने। ये क्षेत्र आईएलडी और कांग्रेस दोनों का मिला जुला रहा है। तो लेकिन आप देखेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही तरीके से बढ़त बनाई। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि रमेश कौशिक की क्षेत्र से पहले मिले रहे, उनकी अपनी जड़ थे, अपने ताल्लुकात थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जब हम मुंह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में तो ये क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है जैसे उन्होंने
देहात में अब की बार कई क्षेत्रों में अच्छी बढ़त बनाई, तो इस गन्नौर से भी अच्छी बढ़त बनाई। हरिराम जी, जिस तरीके से अगर हम लोग विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पे थे, दूसरे नंबर पर इनेलो थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी 1 पर, इनेलो तीसरे नंबर पर चली गई है। कहीं कहीं अब इसके बाद से गन्नौर में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन पर मारामारी होगी। कम से कम कई लोग अब बीजेपी में आना चाहेंगे, दूसरे दल से भी कुछ लोग आए हैं, वो भी इसके दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में वहां टक्कर हुआ, इन्होंने तीसरे नंबर पर चली गई, इसके बाद से अगर समझा जाए तो बीजेपी काफी अहम भूमिका निभा सकती है इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी ये आपने दिखाया ही है। निश्चित तौर पर उसमें एक रमेश कौशिक का बहुत बड़ा हो सकता है योगदान होगा मोदी लहर के साथ में, लेकिन अब स्थितियां और कहा जा सकता है कि जो दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं बीजेपी में, उन्होंने एक नया रोल प्ले किया है इस पूरे क्षेत्र में। उनमें सबसे बड़ा जो मजबूत नाम है उसमें जितेंद्र मलिक का नाम आता है। देखिए 2 बार जितेंद्र मलिक यहाँ से विधायक बनकर जा चुके हैं विधानसभा में, 2000 में और 2005 में। इसके साथ ही वो सोनीपत में पिछली बार लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, तो ये एक बड़ा नाम है गन्नौर के लिए। और जिस हिसाब से जाट मत आप देख रहे हैं 45,000 के आसपास है, तो एक बहुत बड़ा इजाफा बीजेपी के वोट बैंक में ये नाम, जो पर्टिकुलर ये एक नाम है, वो कर सकता है, 34% को और आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, इस पे हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं, पहले कांग्रेस की चर्चा करते हैं। गन्नौर से वर्तमान विधायक हैं कुलदीप शर्मा का टिकट यहाँ पर लगभग पक्का माना जा रहा है, और इस हल्के में कुलदीप शर्मा के नाम आ जाने के बाद से कोई और उम्मीदवार अपनी दावेदारी नहीं जता रहा है। गन्नौर सीट से अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां 5 बार कांग्रेस का विधायक रहा है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस से कुलदीप शर्मा ने इनेलो के कृष्ण गोपाल त्यागी को 10,036 मतों से हराया। कुलदीप शर्मा के दावेदारी की चर्चा कांग्रेस हर कार्यकर्ता के घर में कर रही है। यही कारण है कि जितेंद्र मलिक ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब वो बीजेपी से कुलदीप शर्मा को चुनौती देने का मूड बना रहे हैं। 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे जितेंद्र मलिक ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप शर्मा का टिकट कांग्रेस से पक्का माना जा रहा है। आपको बता दें कि कुलदीप शर्मा के सहयोगियों की माने तो कुलदीप शर्मा का टिकट लगभग तय है। कुलदीप शर्मा की मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आला नेताओं से संबंध यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छिपे नहीं हैं। ये भी एक कारण है कि कोई भी अन्य कार्यकर्ता टिकट मांगने की हिम्मत यहां नहीं जुटा पा रहा। अब देखना ये होगा कि गन्नौर से विधायक का दावा होगा मजबूत या कोई पैराशूट प्रत्याशी होगा यहाँ का उम्मीदवार। फैसला तो अंततः हाईकमान ही करेगा। अब देखना यह है कि स्थानीय विधायक की कटेगी या मिलेगी टिकट। पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज हरियाणा। तो कांग्रेस में टिकट के कौन कौन से दावेदार हैं? कांग्रेस की अगर बात करें तो कुलदीप शर्मा जो मौजूदा विधायक हैं वो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हुड्डा सर हमारे साथ लगातार बने में। हुड्डा जी, जिस तरीके से कुलदीप शर्मा की बात आ रही है वो प्रबल दावेदार बनाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इनके अगेंस्ट कोई उम्मीदवार का नाम भी नहीं रहा है कि कोई उम्मीदवार इनके अगेंस्ट कोई वहां पर खड़ा हो जाए। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री हुड्डा से और आला कमान दिल्ली तक इनकी अच्छी खासी पैठ है। देखिए, कुलदीप शर्मा पार्टी के बड़े नेताओं में माने जाते हैं आजकल, और मुख्यमंत्री के खासम खास जी। तो वैसे भी एक बड़ी लॉबी इनके लिए काम करती है, जहां ये इनकी पटड़ी हाईकमान में भी ठीक ठाक है। इनके पिताजी जो है यहाँ करनाल से कई बार सांसद रहे हैं और वो भी पुराने कांग्रेसी थे। कांग्रेस में इनकी कदीमी पैठ है, तो इसलिए कुलदीप शर्मा की टिकट तो काटना बहुत आसान नहीं है। और कुलदीप शर्मा की टिकट शायद मुख्यमंत्री भी इस पोजीशन में नहीं था कि कुलदीप शर्मा को जबरदस्ती है, या कुलदीप शर्मा कन्विंस होता अलग बात है, क्योंकि इनकी सीट जो करनाल रही है तो करनाल पे वो नहीं माने, ऐसा रिपोर्टिंग होती रही कि वो करनाल चाहते थे कि इनको करनाल भेज दिया, करनाल किसी क्षेत्र में, क्योंकि वहीं से ये चुनाव लड़ते रहे हैं। तो लेकिन गन्नौर से इस बार यही कारण है कि जितेंद्र मलिक ने जब लाख कोशिश की कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा और उन्हें लोकसभा का चुनाव छोड़ दिया था, तब शायद उसको कहीं ना कहीं ये लगा था कि मुख्यमंत्री ने शायद कहीं आश्वासन दिया और चलो उसमें लड़वा देंगे। लेकिन जब उनका ये हो गया कि कुलदीप शर्मा पक्का चुनाव यहां से लड़ेंगे और उनके लिए सीट नहीं छोड़ी जाएगी, तो तब ही जाके जो है बताते हैं जितेंद्र मलिक पार्टी को भी छोड़ दिया उसने। इतने सालों वहां पार्टी में रहे, 2 बार विधायक रहे, तो लोकसभा सांसद रहे, और वो वहां चले गए बीजेपी में। खैर, इसके इनके जाने के बाद अब कसमकस खत्म हुई कुलदीप
शर्मा के लिए, क्योंकि कुलदीप शर्मा को अगर कहीं कसमस थी तो कहीं ना कहीं दबाव जितेंद्र मलिक का ही था, क्योंकि जितेंद्र मलिक का इस क्षेत्र में अपना प्रभाव था, क्योंकि 2 बार इनके पिताजी भी यहां विधायक रहे हैं जी। 2 नहीं 3 बार, बल्कि 1982 में इंडिपेंडेंट भी रहे इनके पिताजी, टिकट नहीं मिला। और उससे पहले हरियाणा, विशाल हरियाणा पार्टी से रहे, एक बार 67 में कांग्रेस से रहे। और एक बात और मैं बता दूं, जितेंद्र मलिक के दादा भी यहां से विधायक भी रहे संयुक्त पंजाब में, और 70 साहब की जो मंत्रालय था उनकी मुख्यमंत्री काल में, वो सिंचाई मंत्री भी रहे और कुछ होम मिनिस्ट्री का चार्ज भी उनको रहा। और उनको एक बड़ी मतलब जो टैग है उनका, बड़ी लिगेसी उनकी ये है राजनीति में, जिस लिगेसी इनको मिली है वो कि उनका एक तो ईमानदार छवि थी चौरी लहरी सिंह की, और छवि के साथ में वो बड़े बोल्ड नेता रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इलाके में बदमाश जो फरेरी उस पीरियड में बहुत होते थे, जो बाहर बागी होते थे, लोगों को तंग करते थे, फिरौतियां लेते थे, उन सब का सफाया करवाया उन्होंने, मरवा दिया, मतलब सबको छोड़ा नहीं। इनकाउंटर्स हुए जबरदस्त, ये क्रेडिट उनको जाता था। लोगों में अमन शांति जो कायम रखने की जो क्रेडिट है पूरे सोनीपत जिले में, रोहतक जिले में, वो उनको जाता रहा है, उसका फायदा इन्हें होता रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दबाव था जितेंद्र मलिक का, ये हटते ही कुलदीप शर्मा को, अब रही बात किसी दूसरे की, कुलदीप शर्मा का कद इतना बड़ा है कि वो कोई जो बड़े नेता हैं वो कई जगह आप देखेंगे कि वहां उम्मीदवार तैयारी नहीं होते हैं, वो कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता रखते हैं। वो वहां बड़ा नेता अपनी पार्टी में, वो किसी दूसरी पार्टी में जाके तो भले ही कितना बड़ा नेता हो जाए, लेकिन वहां तो 10 साल 20 साल सेवा कर लो। जहां एक बड़ा नेता है वहां उसे नेता नहीं बनने देता कोई। वैसे कहते हैं बड़े रूख के नीचे छोटा पेड़ पौधा नहीं जानता है। तो इसलिए जो है कुलदीप शर्मा की टिकट में कोई अब रोल नहीं है, वो केवल जो है ना बिल्कुल टिकट लेंगे, चुनाव बताएगा भाई चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन वो टिकट लेंगे। कांग्रेस की कितनी वोट बची हैं, उनको कितनी डलेंगी, किन हालात में जाएगी, क्योंकि फिलहाल पार्लियामेंट चुनाव ने पहले ही खतरे की घंटी जरूर दे दी है, लेकिन अब देखना यह है बाकी टिकट की उनको कुलदीप शर्मा की कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी टिकट लगभग पक्की है। हरिराम जी, जिस तरीके से कुलदीप शर्मा एक ब्राह्मण उम्मीदवार हैं और गन्नौर से जाट बहु इलाका है, अब कुलदीप शर्मा अगर वहां से टिकट उनका पक्का है, लगभग पक्का है। अब अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण वो हैं, जाट बहु इलाका है। ऐसे में कांग्रेस से जो मलिक साहब बीजेपी में गए हैं वो होते हैं और निर्मल चौधरी इन लोगों के हैं। अगर इन लोग नेताओं से अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो कितना टक्कर दे पाएंगे कुलदीप शर्मा? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल आने वाली है इस विधानसभा क्षेत्र में कुलदीप शर्मा को। उनकी हालत बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो आप जाति समीकरण बता रहे हैं उस जाति समीकरण में बीजेपी के पास हर बड़ा नेता है। रमेश कौशिक बीजेपी के वहां ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व करते हैं, और त्यागी समुदाय जो तीसरे नंबर पर इस पूरे इलाके में है, उसके कृष्ण गोपाल त्यागी जो बड़ा नाम था इनेलो के, वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। और खुद जितेंद्र मलिक, जैसा कि हुड्डा जी ने बताया कि वो कितने बड़े कद के उनका पूरा खानदान रहा है और उनका कितना असर है ये किसी से छुपा नहीं है। जब 3 कम्युनिटी के इतने बड़े नेता किसी एक विधानसभा में हो तो स्थिति तो बीजेपी की तो मजबूत है, बहुत ही मजबूत है ये कहा जा सकता है। और हरिराम जी एक बात है ना, अब चुनाव में भी वो रिजल्ट आया है, चुनाव में नतीजे जो बिल्कुल लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से परिणाम दिखे हैं वो तो नजर ही आ रहा है। अब ऐसे में कितना कुलदीप शर्मा सरवाइव कर पाएंगे, कितनी मजबूती से अपना दावा पेश कर पाएंगे इस विधानसभा चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल हुड्डा जी, जिस तरीके से अब नाम आ रहा था जितेंद्र मलिक का, वो कहीं न कहीं वो भी टिकट के दावेदार थे, नाराज होकर वो बीजेपी में शामिल हुए और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद उनको टिकट भी मिल जाए। फिर कितना मुश्किल होगा शर्मा जी के लिए? नहीं, शर्मा जी के लिए 2 राय नहीं। अभी जैसे हरिराम ने बताया ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार चुनाव जो है वो उनके लिए इतना आसान नहीं है जीतना, बड़ा जबरदस्त कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये जो अभी हम बात करेंगे जब उनकी वो आएगी, नहीं तो जैसे लोकदल का भी वहां अच्छा प्रभाव रहा है, बिल्कुल, या लोकदल अल्टरनेट बनते रहे वहां पर, लोकदल का भी उसमें त्यागियों में भी और जाट समुदाय में या दूसरी किसान कम्युनिटीज में वहां लोकदल का प्रभाव रहा है और समय समय पर लोकदल का उम्मीदवार बनते रहे वहां पर। लेकिन अब देखने की बात है कि लोकदल का वोट किस ढंग से रिसीव होता है और भारतीय जनता पार्टी में इसमें
क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया कि 3 तो बड़े नेता जो है, जो विभिन्न समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अभी जितेंद्र मलिक तो शामिल ही नहीं हुए थे, वो तो अभी कांग्रेस में ही थे। उसके न आने पर ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां इतनी बढ़त बनाई है, तो जितेंद्र मलिक अगर शामिल होते हैं और वो किसी न मतलब भारतीय जनता पार्टी का वहां ऐसा लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक जाट और गैर जाट दोनों में ही मतलब एक बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। जी, तो बिल्कुल एक अच्छी खासी पैठ बीजेपी की वहां पर दिख रही है। बीजेपी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी में कौन कौन से लोग हैं जो वहां सीट के प्रबल दावेदार हैं, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसको मिलेगी टिकट में आज हम चर्चा कर रहे हैं गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की। लोकसभा चुनाव में मिली देशव्यापी सफलता के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। गन्नौर इससे अछूता नहीं, यहां भी बीजेपी के सभी दावेदार अपनी अपनी उम्मीदवारी पक्की मानकर चल रहे हैं। किस दावेदार में कितना दम है, गन्नौर से कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार और कौन करेगा उसका प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। गन्नौर क्षेत्र से अब तक हुए विधानसभा चुनाव के इतिहास को खंगालें तो यहां से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार अभी तक जीत दर्ज नहीं कर पाया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से काफी बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बीजेपी की टिकट मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस की टिकट पर 2 बार विधायक बने जितेंद्र मलिक भी बीजेपी के संग हो लिए हैं और वो भी एक गंभीर दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि अन्य दावेदारों में देवेंद्र कौशिक, आजाद नेहरा के अलावा जय भगवान निरंकारी भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हर दावेदार के अपने दावे हैं और अपना चुनावी गणित, मगर हर दावेदार की एक बात कॉमन है और वो है मोदी का नाम। अब देखना है कि कौन दावेदार यहां से बाजी मारता है। पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, हरियाणा। तो गन्नौर में बीजेपी का अभी खाता नहीं खुला है और बीजेपी इस बार पूरी कोशिश में है कि इस बार वो मोदी लहर और बदले हुए समीकरण के साथ यहां पर आए और बीजेपी की जीत दर्ज कराए। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक आनंद हुड्डा जी और इनपुट एडिटर हरिराम जी जरूर बने हुए हैं। हुड्डा जी, जिस तरीके से अब बीजेपी को वहां पर खाता खोलना है, किन किन उम्मीदवारों, कौन कौन से उम्मीदवार हैं वो जो अभी वहां पर जिनके नाम चर्चा में है और जो अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं? नाम तो अभी जो चर्चा हम कर ही रहे थे जी, एक तो जितेंद्र मलिक ही जो अभी कांग्रेस छोड़कर जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने अपना गंभीर वो चुनाव लड़ने के लिए हैं और अपना दावा ठोका है उन्होंने। अब पार्टी को देखना है कि किसको देते हैं, लेकिन दूसरे उम्मीदवार भी देवेंद्र शर्मा, क्योंकि इनके भाई रमेश सर, जितेंद्र मलिक जी खुद हमारे साथ लाइन में जुड़ गए हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी जी, जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज हरियाणा पर। हाँ जी जी, हमारे सलाहकार संपादक आनंद हुड्डा जी आपसे सवाल करेंगे। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार। मलिक साहब, तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बीजेपी में? नहीं आए, ठीक है। अच्छा, तो कांग्रेस इतने दिन 2 बार आप विधायक रहे, सांसद रहे, तो आपकी तो इस हल्के में दादा से लेकर बड़ी लीगेसी थी। आप ऐसा क्या कारण रहा जो कांग्रेस छोड़नी पड़ी आपको आखिरी दिनों में? सांसद का चुनाव लड़ने के बाद भी ये बात थी कि भाई मेरे को गन्नौर से कल इलेक्शन लड़ना है। गन्नौर मेरे फादर की, ग्रैंडफादर की मेरी कर्मस्थली रही है जी, और वर्कर हैं वहां पर, और वर्कर के साथ आप एकदम संबंध नहीं तोड़ सकते जी। और मैं रहा तो एमपी के चुनाव के बाद भी मेरी बात हुई थी कि भाई मैं आगे से गन्नौर में को इलेक्शन लड़ना है, जब तक एमएलए के चुनाव नहीं हुए थे। तो ये कहा गया था भाई तुम वहां एमएलए का चुनाव जो लड़ेगा तेरे को टिकट दे देंगे जी। ये बात थी। वो फिर जो आस्ता आस्ता हालात बदलते चले गए जी, और फिर मेरे को भी एहसास होने लगा था। लेकिन मैं जब तक बैठा रहा कांग्रेस में, जब तक कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करके गए, जब तक मैं कांग्रेस में रहा। मैं ये नहीं कि मैं उसके बाद मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया है और मेरी दावेदारी जहां तक बात बीजेपी की है, मैंने उसमें आवेदन किया है जी।
और भाई मैं एक बार सांसद रहा हूँ और मैंने अपनी जितना सांसद निधि की जो मेरी राशि भी है 40%, 35 से 45% तक मैंने लगाई भी गन्नौर के अंदर है। जी जी जी। जबकि दूसरे हिस्सों में हिस्सा हक बनता मलिक था। साहब, यहाँ उम्मीद है, पूरी उम्मीद है या टिकट? हाँ, मेरे को उम्मीद ये है कि पार्टी इंसाफ करेगी। बाकी जैसे पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी के फैसले के साथ हैं। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मलिक साहब। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो मलिक जी को पूरी उम्मीद है हुड्डा सर की उनको टिकट मिल सकता है। अब लेकिन चर्चा की जिस तरह से हम लोग कर रहे थे कि देवेंद्र कौशिक और आजाद नेहरा और निरंकारी जी, ये 3-4 नाम जो सामने अभी आ रहे हैं कि ये लोग भी दावेदार हो सकते हैं। अगर हम एक एक लोगों की चर्चा किया जाए तो कौन कौन से ऐसे हैं जो मलिक को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, दावेदार तो ये जो जिनके नाम आप ले रहे हैं जी, ये 3-4 दावेदार तो ये गंभीर हैं जी। लेकिन ये है कि अब देवेंद्र जैसे कौशिक की बात करते हैं तो इनके बड़े भाई जो है वो सांसद हैं इसी क्षेत्र से, सोनीपत से, जिस क्षेत्र में ये गन्नौर आता है। अब उनकी लिगेसी है, इनके भाई यहाँ विधायक भी रहे हैं यही इसी क्षेत्र से, गन्नौर से। तो इनका अपना क्लेम है, इस बात का दावा है कि सीट पे हमने लगातार काम किया है, तब से पार्लियामेंट चुनाव लड़ा है, पार्लियामेंट चुनाव इस क्षेत्र से इन्होंने जीता भी है। तो क्लेम तो इनका कमजोर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो जिस तरह से कल विजय वर्गीय का बयान आया, इससे पहले कुछ एडवाइजरी बयान प्राइम मिनिस्टर का भी आया था, मोदी जी का, कि भाई वो अपने अपने जितने भी सांसद हैं या नेता हैं वो अपने रिश्तेदार भाई भतीजावाद नहीं रोकना चाहेंगे। आजाद नेहरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आजाद नेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथ न्यूज हरियाणा पर। आजाद जी, हमारे सलाहकार संपादक आनंद हुड्डा जी आपसे सवाल करेंगे। नेहरा साहब नमस्कार। नमस्कार जी हुड्डा साहब। तो कैसा चल रहा है टिकट को लेकर? जो दावा है उसमें कितनी प्रोग्रेस मान रहे हैं आप? कैसी उम्मीद रखते हैं? मेरी पूरी उम्मीद है कि ग्राउंड लेवल का तो सर्वे है, मुझे विश्वास है पब्लिक का सर्वे मेरे फेवर में है, टिकट मुझे ही मिलेगी। जी बिल्कुल। तो अगर मान लिया टिकट आपको नहीं मिलती है तो क्या डिसीजन होगा आपका? नहीं, मेरा क्लियर डिसीजन है जी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी मैं पार्टी के आदेश की पालना करूंगा। चलो आपको बहुत शुक्रिया। अपनी टिकट की लड़ाई लड़ूंगा पूरी। चलो, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो बिल्कुल आजाद नेहरा जी भी अपनी दावेदारी जा रहे हैं कि उनकी भी उम्मीदवारी लगभग पक्की है। लेकिन जिस तरीके से हरिराम जी, अगर हम लोग चर्चा करें मोदी और अमित शाह की, इन लोग एक बड़े राजनीतिक मैनेजमेंट, जिस तरह से आपने यूपी में देखा होगा, यूपी में बीजेपी कंडीशन बहुत खराब थी, सेम वही कंडीशन यहाँ पर हरियाणा में भी है। बीजेपी 4 सीट है, 4 से 46 अभी तक अब लोग दावा कर रहे हैं कि उनका 60+ का दावा है। तो ऐसे में जो टिकट अभी आपने देखा होगा 43 जो टिकट जारी किया गया है उसमें उन्हीं लोगों पर भरोसा गया है जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। तो गन्नौर में भी जिताऊ उम्मीदवार पर दाव खेलेगी बीजेपी। हरिराम जी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जब हमारी बात हो रही थी जितेंद्र मलिक जी से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस से उनका आग्रह था कि इस क्षेत्र में उनका कार्यकर्ता है, अगर उन्हें यहां पर टिकट नहीं दिया जाता है तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी होगी। और एक नेता जो है जिंदा तभी रहता है जब उसका कार्यकर्ता उसके साथ होता है। अगर इसको आधार मान ले हम, तो निश्चित तौर पर रमेश कौशिक जी का जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो खुद वहां के नेता हैं और सांसद भी हैं। ऐसे में उनके भाई को टिकट देने का कोई मुझे हालांकि अभी टिकट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा न्याय संगत होगा, क्योंकि एक उन रिश्तेदारी, जैसा कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि ब्लड रिलेशन को जो है नहीं तरजीह दी जाएगी। ऐसे में अगर आप 2 ही कॉम्बिनेशन को मिला लीजिए उस पूरे इलाके में, जितेंद्र मलिक का और साथ में रमेश कौशिक जी का, तो काफी दावेदारी मजबूत हो जाती है जितेंद्र मलिक की। लेकिन जैसा कि बाकी भी उम्मीदवार हैं, असलियत जीत में तभी होती है जब नेता अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ संपर्क में जोड़ता है। और जैसा कि बीजेपी का सर्वे हो रहा है, अगर आजाद नेहरा के समर्थकों ने ज्यादा होंगे, उनमें मजबूती होगी और सर्वे में उनकी रिपोर्ट आई होगी बीजेपी आला कमान के पास, तो वो उसी हिसाब से टिकट देंगे। लेकिन जहां तक जो अभी गढ़ती हिसाब किताब जो नजर आता है, मुझे लगता है जितेंद्र मलिक का दावा मजबूत नजर आता है।
इसका हुड्डा सर, जिस तरीके से पुराना जो अभी 43 लोगों का नाम जाहिर किया गया था, उसमें हिसार की बात करें, हिसार में सुभाष चंद्रा प्रबल दावेदार मार रहे थे, लेकिन वहां पे पुराने कार्यकर्ताओं को दिया गया। गुड़गांव में भी यही बात किया गया, तो क्या कुछ इस टाइप का गन्नौर में भी देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, जो अभी अपेरेंटली जो पॉलिसी जो है जी, बीजेपी के नेता कहते भी रहे, और जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जो 43 का फैसला किया उन्होंने, वहां बीजेपी का साफ नजर आई कि जो उनके जो पुराने कार्यकर्ता हैं और वो जिताऊ भी हैं, तो उन्होंने प्राथमिकता उन्हीं को दी है, चाहे वो हिसार है, चाहे वो गुड़गांव है, जहां भी है। जी। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी अपने, लेकिन जहां उसके कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस पुअर रही है या कार्यकर्ताओं की वहां नेटवर्क नहीं है उनका, तो वहां पर वो ऐसे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो बढ़िया उम्मीदवार देखते हैं और वो किसी भी पार्टी से आते हैं तो वो उसको पूरा रिसीव करते हैं और उसे टिकट देकर और सम्मान देते हैं। तो यहाँ जो मुझे लगता है पार्टी जो हाईकमान है उसका एक ये विनेबिलिटी जो है उनका, उन्होंने मेन टारगेट है कि चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार उन्हें उतारना है जो बढ़िया जीतने की पोजीशन में हो। तो ये जो चीजें हैं वो सारी चीजें, ये अलग बात है। और अगर मान लिया नेहरा की बात कर रहे थे, अगर नेहरा उन्हें लगता है अपने सर्वे में कि वो जिताऊ उम्मीदवार है तो कमजोर वो भी नहीं है, तो अगर उनके सर्वे में आता तो, लेकिन जो पुरानी परफॉर्मेंस इस हल्के की रही है वो बीजेपी की यहाँ अच्छी नहीं रही है। इसलिए जो है ये कोई चीज साबित नहीं होती है कि पहले की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो तो इस आधार पे दे दे। हाँ, रमेश कौशिक, लेकिन वो भी कांग्रेस से आए हैं जी। अगर रमेश कौशिक आगे, जैसे हरिराम जी ने कहा, देवेंद्र शर्मा का क्लेम जो है इस बात पे तो नहीं टूटता कि उसके कार्यकर्ता उनके नहीं है, इस पर नहीं टूटता कि वो जिताऊ नहीं है, लेकिन उनका केवल इस बात पे टूट जाता है कि भाई वो सांसद को, किसी को ये टिकटें नहीं दी जाएंगी, उनके भाई को, बेटे को, ये शायद पार्टी का कोई पॉलिसी फैसला है कुछ इस तरह का। तो ये कारण है जिसके कारण वो वहां से महरूम रह सकते हैं टिकट से। जी बिल्कुल, ये महरूम रह सकते हैं। लेकिन हरिराम जी, अब जिस तरीके से पूरे हम लोगों ने चर्चा किया, मलिक, जितेंद्र मलिक है, देवेंद्र कौशिक, आजाद नेहरा है, लेकिन एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम दूसरे दलों की चर्चा करेंगे। इन लोगों में से कौन जो है प्रबल दावेदार आपको समझ में आ रहा है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जो है, जो हम लोगों ने अभी हिसाब किताब लगाया उसमें सभी उम्मीदवार प्रबल दावेदार हैं, लेकिन जो गणती हिसाब किताब देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है जितेंद्र मलिक का दावा ज्यादा मजबूत है। हुड्डा सर, आप भी इनसे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, नहीं, मैं दावा तो उनका ये सही कह रहे हैं, जो आकलन है और अपेरेंटली जो दिखाई देता है वो तो दावा इन्हीं का ज्यादा जिताऊ के हिसाब से। और पार्टी ये डिसीजन ले भी उन्होंने कुछ लोगों को इस तरह ओबलाइज भी करना है, पुराने किसी आदमी को, तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल कुछ लगता नहीं, ऐसी कोई पोजीशन लगती नहीं। यहाँ ये एक उम्मीदवार है जय भगवान निरंकारी, उनका अपना दावा है, वो सोशल वर्कर है यहाँ क्षेत्र में, और वो उनका दावा अपनी तरह से, वो रिलीजियस आदमी है और सोशल वर्कर है, तो उनका दावा अपनी तरह से, उसकी कंसिडरेशन अपनी तरह की है, और वो पार्टी उसको किस रूप में कंसिडर करती है तो देखने की बात है। नहीं तो हरिराम जी का बिल्कुल सही कहना है, जो फिलहाल जो चीज सामने आई है उसमें जितेंद्र मलिक का नाम ज्यादा उभर के आया है, क्योंकि ऐसा लगता है पार्टी में कि जिताऊ उम्मीदवार के रूप में अगर देखेंगे तो ये बेहतर उम्मीदवार माना जा सकता है। तो बिल्कुल साथ में उसके सलाहकार, संपादक और इनपुट एडिटर को लगता है कि जितेंद्र मलिक वहां पर एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं बीजेपी की। आगे बढ़ते हैं, गन्नौर क्षेत्र से अगर इनेलो और अन्य दलों की बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल ने निर्मल चौधरी को मैदान में उतार दिया है, जबकि हजका के टिकट के लिए 2 नाम अपने अपने दावा मजबूत कर रहे हैं। इन दलों में कौन हो सकता है उम्मीदवार और कौन करेगा अगले चुनाव तक इंतजार, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी हजका गठबंधन खत्म होने के साथ ही हजका के दावेदार काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और अब ये दावेदार अपनी उम्मीदवारी बिल्कुल तय मानकर चल रहे हैं। हजका के टिकट के लिए विक्रम राठी और डब्बू त्यागी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। प्रचार प्रसार में लगे यहां से ये दोनों ही दावेदार अपनी टिकट लगभग तय मानकर आलाकमान के आदेश का कर रहे हैं इंतजार, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल यहां से महिला उम्मीदवार निर्मल चौधरी को मैदान में उतारा है। 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार को मिली जीत से प्रेरित होकर कुछ निर्दलीय भी अपना दावा कर रहे हैं। राजेश पहलवान बतौर निर्दलीय अपना दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन उतरेगा चुनावी मैदान में। पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, हरियाणा।
तो इन लोगों की तरफ से जो प्रत्याशी है उसको मैदान में उतार दिया गया। निर्मल चौधरी हैं, वो उम्मीदवार हैं वहां से। लेकिन अगर बात किया जाए हजका की, तो हजका की तरफ से 2 उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है, विक्रम राठी और डब्बू त्यागी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक आनंद हुड्डा जी लगातार बने हुए हैं। हुड्डा जी, ये जो 2 नाम आ रहे हैं बीजेपी से अलग होने के बाद, वहां पर वो विनोद शर्मा की पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, दूसरे दलों से भी गठबंधन की बात कर रहे हैं। इन सबके बीच ये जो 2 नाम आ रहे हैं, इनमें से कौन हो सकता है प्रबल दावेदार? देखिए अंजलि, नहीं, प्रबलता की बात तो हम बाद में करेंगे जी। हजका के लिए जो अभी रिपोर्ट में आया ना, उत्साहित हैं ये, वो उत्साह का कारण ये है कि भाजपा के साथ जब गठबंधन था जी, तो जितने भी उम्मीदवार थे जी, उन लोगों को ये नहीं लगता था कि वो चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये पता था ये सीट भाजपा को जा सकती है। हुड्डा जी, हमारे साथ निर्मल चौधरी जी जुड़ गई हैं, खुद इन लोगों के उम्मीदवार हैं। निर्मल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधनुज हरियाणा पर। नमस्कार जी। जिस तरीके से गन्नौर सीट पर आपको पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, अपनी जीत आप कितनी पक्की मान रही हैं वहां से? 100%। बिल्कुल। दूसरे दलों से अभी तो उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे गए हैं। हमारे सलाहकार संपादक आनंद हुड्डा जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। तो कैसा चुनाव चल रहा है आपका? बहुत अच्छा। तो अभी तो आपको चुनौती इस बार जो है भाजपा से मिलने की संभावना है या कांग्रेस से? किसी से भी कोई चुनौती मिलने की संभावना नहीं है। हमारे इनेलो के जो है सभी बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और हम जो है गांव-गांव डोर टू डोर जाकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सभी लोगों में बहुत ही उत्साह है और एक तरफा जो है इनेलो की लहर है। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। बिल्कुल, जिस तरीके से इनेलो ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, और उसको यही जिस तरह से निर्मल चौधरी जी बता रहे थे कि हम लोग लोगों से जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और यही सोचकर शायद उन्होंने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। लेकिन उसके बाद से भगदड़ तक मचने शुरू हो गई थी, पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में लोग जाना शुरू कर दिए थे। अब उसके बाद से निर्मल चौधरी का ये दावा है कि यहाँ से जीत उन्हीं की पक्की है। आपको क्या लगता है, कितना दम है? देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था जी कि जैसे हजका के उम्मीदवारों की, हजका के बारे में, हजका के उम्मीदवार इस बात से तो उत्साहित हो सकते हैं कि उन्हें चुनाव का मौका मिलेगा जी। इनमें आप जैसे विक्रम भी लड़ सकता है चुनाव, डब्बू भी दे सकता है। विक्रम जाट समुदाय से हैं जी। और ये वहां उस क्षेत्र में एक खास बात है कि जाटों में कोई बड़े गोत्र एक नहीं है, वहां मलिक भी हैं, राठी भी हैं, अंटिल भी हैं, तो एक मिले जुले मतलब वो है। तो इसलिए वहां मलिक का क्लेम है तो राठी का भी क्लेम हो सकता है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो और त्यागियों के भी अच्छे मतलब वोट है वहां पर जी। तो ऐसा नहीं है कि वहां, बाकी हजका की जो वोट की बात है जी, उस क्षेत्र में हजका की परफॉर्मेंस पहले कभी अच्छी नहीं रही है। बिल्कुल, हजका के डब्बू त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। डब्बू त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधनुज हरियाणा पर। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब। डब्बू जी, कितना पक्का मान रहे हैं आपकी टिकट हजका से? भाई साहब, यहाँ पे पैनल में 4 नाम गए हुए हैं जी, और चारों में से जो हमारे सुप्रीमो है जिसको भी टिकट देंगे सारा उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल डब्बू जी, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक हुड्डा जी भी हैं, वो भी आपसे सवाल कुछ करेंगे। हाँ जी सर, अपना सवाल करें आप। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है? हाँ, पूरी तैयारी है जी। तो आपको ये पूरा उम्मीद है कि पार्टी आपको ही मैदान में उतारेगी? वो तो सुप्रीमो साहब का फैसला होगा जी, जिसको भी उतारेगी। वैसे आप हजका की क्या स्थिति मानते हैं हल्के में? हजका की गन्नौर में अच्छी स्थिति है जी। यहाँ पे 2 जाट कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं जी। एक ब्राह्मण है और एक त्यागी है, और ये जो है ना 2 जातियों का समीकरण और किसी के पास है ही नहीं जी। तो हमारी सबसे अच्छी स्थिति होगी गन्नौर में। चलो, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये जो है ना डब्बू त्यागी का बड़ा ये उत्साह तो बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा मैंने बताया कि पार्टी में ये तो उत्साह कार्यकर्ता में आया है कि अब की बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि नहीं तो गठबंधन में ऐसा होता है टिकट मिले, ये सीट किसी और को चली जाए तो इन लोगों का उत्साह अपने आप ही खत्म हो जाता है कि यार चुनाव तो लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हजका की इस क्षेत्र में अभी मैं एक आपको बात बताऊं, ये निर्मल जो चौधरी से भी बात हुई थी, निर्मल चौधरी 2005 का यहाँ आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।
और इनको 30,000 से भी ज्यादा हरिराम जी वोट इन्होंने हासिल किया था। चुनाव तो ये हार गए थे, लेकिन बहुत ही मार्जिन पे हारे थे। इससे अपना नंबर 2 पे यही थी और ये जितेंद्र मलिक यहाँ से विधायक बने थे। तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद इनको किसी ने पता नहीं कैसे 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनी, तो इनको कोई ना कोई जगह पार्टी चाहिए थी। किसी ने शायद ये समझा दिया कि पार्टी की टिकट होती तो आप 100% एमएलए बनती। ये हजका में शामिल हो गई और 2009 का चुनाव हजका से जा लड़े। और जब हजका से लड़े तो जहां 30,000 आजाद उम्मीदवार के रूप में आए थे, वो सुकड़ के जो है आप ये देखिए 10,000 से नीचे रह गई। तो आप ये देखें कि हजका का इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। जिस लेडी ने जो इतनी जुझारू थी, जिसने आजाद उम्मीदवार के रूप में 30,000 से जो लगभग जीतने की मार्जिन पे जा खड़ी हुई थी, वो एकदम से जो है नीचे सरक गई और यहां आ गई थी। तो ये बाद में इन्होंने आईएलडी ज्वाइन कर ली और आईएलडी ने इनको उसी रूप में देखा है जिस रूप में इन्होंने 30,000 वोट हासिल किए थे, शायद इसलिए इनको प्रत्याशी बनाया है।